नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका टारगेट एजुकेशन सेंटर में। तो आज हम कक्षा 10 की विज्ञान पढ़ेंगे बच्चों। विषय सूची। आमुख पाठ्यक्रमों में पाठ्य सामग्री का पुनर्संयोजन प्रस्तावना। तो आपका पहला अध्याय है बच्चों रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। दूसरा अध्याय है अम्ल क्षारक एवं लवण। अध्याय 3 है धातु एवं अधातु। अध्याय 4 है कार्बन एवं उसके यौगिक। अध्याय 5 है जैव प्रक्रम। अध्याय 6 है नियंत्रण एवं समन्वय। अध्याय 7 है जीव जनन कैसे करते हैं। अध्याय 8 है आनुवंशिकता। अध्याय 9 है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। अध्याय 10 का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अध्याय 11 है बच्चों विद्युत। और अध्याय 12 है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और अध्याय 13 का नाम है हमारा पर्यावरण। तो हम पहला अध्याय पढ़ेंगे बच्चों आज। अध्याय का नाम क्या है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। लोहे का तवा अथवा तसला अथवा कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अंगूर का किण्वन हो जाता है। भोजन पकाया जाता है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। हम सांस लेते हैं। इन परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप देखते हैं। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया कैसे हुई है। तो इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हम कुछ क्रियाकलाप देखेंगे। जैसे क्रियाकलाप 1.1 सावधानी। इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है, मतलब आपको शिक्षक की सहायता लेनी है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा। आपको चश्मा पहनना है। लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेज माल से रगड़कर साफ कर लीजिए। इसे चिमटे से पकड़कर स्प्रिट लैंप या बर्नर में इसका दहन करिए तथा इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि चित्र 1.1 में दिखाया गया है। तो क्या दिखाया गया है चित्र 1.1 में? हम देखेंगे कि ये है बच्चों चिमटा, मैग्नीशियम रिबन, ये वॉच ग्लास है बच्चों, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये है बर्नर। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास में इकट्ठा करना। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखिए। आपने क्या प्रेक्षण किया? आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। कौन सा चूर्ण है? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। किसके कारण ये बनता है? ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण। क्रियाकलाप 1.2 है बच्चों। पहला, एक परख नली में लेड यानी कि सीसा नाइट्रेट का घोल लीजिए। इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला लीजिए। आपने क्या प्रेक्षण किया?
क्रियाकलाप 1.3 एक शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। चित्र 1.2 सावधानी। आपको क्या सावधानी रखनी है? अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए। क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है? शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली को स्पर्श कीजिए या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है? आपको शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली को छूकर देखना है कि इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं। चित्र 1.2 ये है बच्चों शंक्वाकार फ्लास्क, और ये कॉर्क है, ये कांच की नली, और ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये है बारीक बारीक दानेदार जस्ता। दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण। ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास अथवा उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तन को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। 1.1 रासायनिक समीकरण। क्रियाकलाप 1.1 का विवरण। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम का दहन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार होगा। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये अभिकारक है और ये उत्पाद। अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर LHS लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर RHS लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। 1.1 रासायनिक समीकरण लिखना। तो रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं हम देखेंगे। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करेंगे तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। ये है Mg + O2 MgO, मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड। तीर के निशान के बाईं ओर दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? यदि है तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण 1.2 मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। 1.1.2 संतुलित
रासायनिक समीकरण का महत्व। तो हम संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व समझेंगे बच्चों। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। याद है बच्चों आपको? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में, रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसीलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। क्रियाकलाप 1.3 के शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल बराबर जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। उपरोक्त शब्द समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण से दर्शाया जा सकता है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। आइए समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करें। ये है तत्व बच्चों। अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या RSHS। ये जिंक, तो अभिकारकों में परमाणु की संख्या 1 है और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या 1 है। ये है हाइड्रोजन। अभिकारकों में परमाणु की संख्या कितनी है बच्चों? हाइड्रोजन की 2 और उत्पाद में भी 2 है। ये है सल्फर। अभिकारकों में परमाणु की संख्या 1, उत्पाद में भी 1 है। ये है ऑक्सीजन। अभिकारकों में परमाणु की संख्या कितनी है? 4 और उत्पाद में भी 4 है, तो दोनों में बराबर है। समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान है, इसीलिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। Fe प्लस H2O बराबर Fe3O4 प्लस H2। चरण 1, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। Fe प्लस H2O बराबर Fe3O4 माइनस H2। चरण 2, असंतुलित समीकरण 1.5 में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लीजिए। तत्व अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या LHS और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या RHS। ये है आयरन Fe1 और उत्पाद में परमाणु की संख्या 3 है। ये है बच्चों H, हाइड्रोजन। अभिकारकों में परमाणु की संख्या 2 है और उत्पाद में परमाणु की संख्या भी 2 है। ये है O, ऑक्सीजन। परमाणुओं में अभिकारकों में परमाणु की संख्या 1 है और उत्पाद में परमाणु की संख्या कितनी है बच्चों? 4। चरण 3, सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, चाहे वह अभिकारक हो या उत्पाद। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। इस आधार पर हम Fe3O4 और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, जबकि बाईं ओर केवल 1। ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए ऑक्सीजन के परमाणु अभिकारकों में और उत्पादों में प्रारंभ में 1 H2O में और 4 Fe3O4 में। दूसरा है संतुलित करने के लिए 1 गुणित 4 और ये है उत्पादों में 4,
ये याद रखना आवश्यक है कि परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदल सकते। जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर 4H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 या H2O4 नहीं। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अब इस प्रकार होगा: Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस H2O। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण। चरण 4, Fe तथा H परमाणु अब भी संतुलित नहीं है। इनमें से किसी एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब हम आंशिक रूप से संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन अणु की संख्या को 4 कर देते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु अभिकारकों में उत्पादों में प्रारंभ में 8 4H2O में 2H2O में संतुलित करने के लिए 8 2 गुणित 4। समीकरण अब इस प्रकार होगा: Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2O। चरण 5, ऊपर दिए समीकरण की जांच कीजिए तथा तीसरा तत्व चुन लीजिए जो अब तक असंतुलित है। आप पाएंगे कि केवल लोहा ही एक तत्व है जिसे संतुलित करना शेष है। लोहे आयरन के परमाणु अभिकारकों में और उत्पादों में प्रारंभ में 1 Fe में 3 Fe2 Fe3O4 में संतुलित के लिए 1 गुणित 3 3। Fe को संतुलित करने के लिए बाईं ओर हम Fe के 3 परमाणु लगाते हैं। Fe के 3 परमाणु लगाते हैं। ये हैं बच्चों 3 परमाणु। Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2O। चरण 6, अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए हम समीकरण में दोनों के तत्वों के परमाणु की संख्याओं का परिकलन करते हैं। 3Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2O। समीकरण 1.9 में दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब संतुलित है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। चरण 7, भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। ऊपर लिखे संतुलित समीकरण 1.9 की सावधानी से जांच कीजिए। क्या इस समीकरण से हमें अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में भी ज्ञान होता है? इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं की कोई जानकारी नहीं है। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः G1, Gi, तथा S से दर्शाया जाता है। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम Aq लिखते हैं। अब संतुलित समीकरण 1.9 इस प्रकार होगा: 3FeS प्लस 4H2O G Fe3O4S प्लस 4H2O G। ध्यान दीजिए समीकरण 1.10 में H2O के साथ G चिन्ह का उपयोग किया जाता है। यह दर्शाता है कि इस अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। प्रायः हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता जब तक कि यह आवश्यक न हो। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियाँ जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक को भी तीर के निशान के रूप के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है, जैसे COG प्लस 2H2OG। ये है तीर का निशान।
34 CH3OH 1 6CO2 AQ प्लस 12H2O 1 सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल C6H12O 6AQ प्लस C6O2 AQ प्लस 6H2O 1 ये बच्चों ग्लूकोज। इसी प्रकार क्या आप पुस्तक में दिए गए समीकरण 1.2 को संतुलित कर सकते हैं? 1.2 रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में आप अध्याय 3 तथा 4 में अध्ययन करेंगे। 1.2.1 संयोजन अभिक्रिया। क्रियाकलाप 1.4 एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लीजिए। ये बच्चों बीकर, उसमें क्या लेना है? एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लीजिए। ये है कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें धीरे धीरे जल मिला लीजिए और ये है जल। अब बीकर को स्पर्श कीजिए जैसा चित्र 1.3 में दिखाया गया है। इस तरह बीकर को स्पर्श करना है। क्या इसके ताप में कोई परिवर्तन हुआ है? आपको देखना है कि इसके ताप में कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं। चित्र है जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से बुझे हुए चूने का निर्माण। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। CaOS बिना बुझा हुआ चूना प्लस H2O 1 एरो CaOH2 बुझा हुआ चूना प्लस ऊष्मा। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 ही है। CaOH2AQ प्लस CO2G कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaCO3S कैल्शियम और H2O एक कार्बोनेट। आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरणों पर चर्चा करें। CaS प्लस O2 एरो CO2G। दूसरा है बच्चों H2G तथा O2G से जल का निर्माण। 2H2OG प्लस O2G दोनों को मिलाकर क्या बना? 2H2O। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्रियाकलाप 1.4 में हमने यह भी देखा है कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई, इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के कुछ अन्य उदाहरण: प्राकृतिक गैस का दहन। CH4G प्लस 2O2G दोनों को मिलकर क्या बना है? दोनों को मिलाकर क्या बना? CO2G प्लस 2H2OG प्लस ऊर्जा।
क्या आप जानते हैं कि श्वसन एवं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं? हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हम भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं, जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का विशेष नाम श्वसन है, जिसका अध्ययन आप अध्याय 6 में करेंगे। C6H12O6AQ प्लस 6O2AQ दोनों को मिलाकर क्या बना? 6CO2AQ प्लस 6H2O एक प्लस ऊर्जा। तीसरा है बच्चों शाक सब्जियों। वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का ही उदाहरण है। क्रियाकलाप 1.1 में दी गई अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए जिसमें एकल उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न हुई है। क्या है बच्चों? फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाली परख नली को गर्म करने तथा गंध सूखने की सही विधि। क्वथन नली, यह है क्वथन नली। फेरस सल्फेट क्रिस्टल क्वथन नली के खुले सिरे को अपने पड़ोसी या अपनी ओर न करें। और ये है बर्नर। गैस को धीमे से अपनी नाक की ओर मोड़ दीजिए। क्रियाकलाप 1.5 एक शुष्क क्वथन नली में 2G फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। क्वथन नली को बर्नर या स्प्रिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए, जैसा कि चित्र 1.4 में दिखाया गया है। गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखिए। क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है? सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलाक्षणिक विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। 2FeSO4 फेरस सल्फेट, इसे हम क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट। Fe2O3S प्लस SO2G प्लस SO3G फेरिक ऑक्साइड। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। यह एक वियोजन अभिक्रिया है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है, जबकि SO2 तथा SO3 गैसें हैं। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना भुजा हुआ चूना कहते हैं। इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। CaCO3S चूना पत्थर CaOS प्लस CO2G बुझा हुआ चूना। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण क्रियाकलाप 1.6 में दिखाया गया है। हम क्रियाकलाप 6 देखेंगे बच्चों। एक क्वथन नली में 2G लेड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए। चिमटे में क्वथन नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म कीजिए, जैसा चित्र 1.5 में दिखाया गया है। आपने क्या देखा? यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे नोट कर लीजिए। लेड नाइट्रेट का तापमान तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, ये है बच्चों बर्नर। और ये लेड नाइट्रेट, ये क्वथन नली, ये परख नली पकड़ने वाला चिमटा।
आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का धुआं है। यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है। 2PbNO2 NO3 2s एरो तापमान 2PbOS प्लस 4NO2G प्लस O2 लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड। आइए क्रियाकलाप 1.7 तथा 1.8 में दी गई हुई कुछ अन्य अपघटन अभिक्रिया करें। क्रियाकलाप 1.7। एक प्लास्टिक का मग लीजिए। इसकी तली में 2 छिद्र करके उनमें रबड़ की डाट लगा दीजिए। इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए। जैसा कि चित्र 1.6 में दिखाया गया है, इन इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दीजिए। मग में इतना जल डालिए कि इलेक्ट्रोड उसमें डूब जाए। जल में थर्मो सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाल दीजिए। जल से भरी 2 अशांकित परख नली को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोडों के ऊपर उल्टा रख दीजिए। अब विद्युत धारा प्रवाहित करके इस उपकरण को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। दोनों इलेक्ट्रोडों पर आप बुलबुले बनते हुए देखेंगे। ये बुलबुले अंशांकित नली से जल को विस्थापित कर देते हैं। क्या दोनों परख नलियों में एकत्रित गैस का आयतन समान है? जब दोनों परख नलियाँ गैस से भर जाए तब उन्हें सावधानीपूर्वक हटा लीजिए। एक जलती हुई मोमबत्ती को दोनों परख नलियों के मुंह के ऊपर लाकर इन गैसों की जांच कीजिए। सावधानी, इस चरण को आपको सावधानी रखनी बच्चों। इस चरण को शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। दोनों स्थितियों में क्या होता है? दोनों परख नलियों में कौन सी गैस उपस्थित है? ये बच्चों जल का विद्युत अपघटन। रबर डॉट, कैथोड, ये है एनोड, ये स्विच है बच्चों, ये ग्रेफाइट रोड, ये परख नली, ये जल, ये इसमें हाइड्रोजन भरा है, ये प्लास्टिक मग है, ये ऑक्सीजन। सूर्य का प्रकाश। क्रियाकलाप 1.8। चाइना डिश में 2G सिल्वर क्लोराइड लीजिए। इसका रंग क्या है? इस चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। चित्र 1.7। थोड़ी देर पश्चात सिल्वर क्लोराइड के रंग देखिए। सूर्य का प्रकाश, ये है बच्चों चाइना डिश सिल्वर क्लोराइड। चित्र है, सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड दूसरा रंग का होकर सिल्वर धातु बनाता है। आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसरा रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण से होता है। 2AgClS सूर्य का प्रकाश 2AgSCl2G। सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार अभिक्रिया करता है। 2AgBrS सूर्य का प्रकाश 2AgS प्लस Br2G। ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। किस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन अभिक्रिया होती है? विस्थापन अभिक्रिया। क्रियाकलाप 1.9। लोहे की 3 कील लीजिए और उन्हें रेंगमाल से रगड़कर साफ कीजिए। लोहे की 3 कील लेनी है और उसे रेगमाल से रगड़कर साफ करना है। A तथा B से चिन्हित की हुई 2 परख नलियाँ लीजिए। प्रत्येक परख नली में 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। 2 किलो को धागे से बांधकर सावधानीपूर्वक परख नली B के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक चित्र 1.8a डुबो कर रखिए। तुलना करने के लिए एक कील को अलग रखिए। 20 मिनट पश्चात दोनों किलो को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल लीजिए। परख नली A तथा B में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना चित्र 1.8b तुलना कीजिए। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी
कीलों के रंग की तुलना बाहर रखी कील से कीजिए। चित्र 1.8 कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई लोहे की कील है। ये है बच्चों लोहे की कील जो कि काय में डूबी हुई है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई है। और ये है परख नली, ये धागा कॉपर सल्फेट का विलयन। प्रयोग से पहले तथा उसके उपरांत लोहे की कील तथा कॉपर सल्फेट के विलयन की तुलना। ये है बच्चों लोहे की कील और ये है कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाली गई लोहे की कील। और ये है कॉपर सल्फेट का विलयन, परख नली ए। और ये परख नली स्टैंड, अभिक्रिया मिश्रण परख नली बी। ये परख नली ए और ये है परख नली बी। लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया? इस क्रियाकलाप में निम्नलिखित अभिक्रिया हुई है। FeS प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट बराबर FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस CuS। इस अभिक्रिया में लोहे आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण हैं। ZnSCuSO4 कॉपर सल्फेट, ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस CuS और PbS प्लस Cl2 कॉपर सल्फेट एरो PbCl2 लेड क्लोराइड प्लस CuS। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं। वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्रियाकलाप 1.10 एक परख नली में 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लीजिए। एक अन्य परख नली में 3 ml बेरियम क्लोराइड लीजिए। दोनों विलयनों को चित्र 1.9 में मिला लीजिए। आपने क्या देखा? बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड का निर्माण। ये है बच्चों बेरियम क्लोराइड के विलयन युक्त परख नली और ये है सोडियम सल्फेट के विलयन युक्त परख नली। आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलय है। इस अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। NH2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4S प्लस 2NaCl सोडियम बेरियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और ये है सोडियम क्लोराइड। ऐसा क्यों होता है? बेरियम 2 प्लस तथा SO4 2 माइनस की अभिक्रिया से बेरियम BaSO4 के अवक्षेप का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्रियाकलाप 1.2 पर ध्यान दें जिसमें आपने लेड, नाइट्रेट तथा पोटेशियम ऑक्साइड के विलयनों को मिश्रित किया था। पहला है अवक्षेप किस रंग का था? क्या आपने अवक्षेपित यौगिक का नाम बता सकते हैं? इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या यह भी द्विविस्थापन है? 1.2.5 उपचयन एवं अपचयन। क्रियाकलाप 1.11 चाइना डिश में 1 G कॉपर पूर्ण लेकर उसे गर्म कीजिए। चित्र 1.10 आपने क्या देखा? कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड द्वितीय की काली परत पर चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बना है? यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। तो 2Cu प्लस O2
तापन C2CuO। चित्र है बच्चों कॉपर का कॉपर ऑक्साइड में उपचयन। ये कॉपर चूर्ण युक्त चाइना डिश, और ये है जाली, ये तिपाई, और ये है बर्नर बच्चों। यदि इस गर्म पदार्थ CuO के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती। यदि क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। CuO+H2 तापन Cu+H2। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है, तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। अभिक्रिया 1.29 में कॉपर द्वितीय ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसीलिए यह अपचयित हुआ। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसीलिए उपचयित हुआ है। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। इन अभिक्रियाओं को अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन CuO+H2O तापन Cu+H2O अपचयन। रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण ZnO+C एरो Zn+CO, MnO2+4HCl एरो MnCl2-2H2O+Cl2। अभिक्रिया 1.31 में कार्बन उपचयित होकर CO तथा ZnO अपचयित होकर Zn बनता है, यानी कि जिंक बनता है। अभिक्रिया 1.32 में HCl Cl2 में उपचयित तथा MnO2 MnCl2 में अपचयित हुआ है। ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। क्रियाकलाप 1.1 पर ध्यान दीजिए, जिसमें एक चमकदार ज्वाला के साथ मैग्नीशियम रेबन का वायु ऑक्सीजन में दहन होता है तथा यह श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है या अपचयन। 1.3 क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा? 1.3.1 संक्षारण। आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी वस्तुएं चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत तथा तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के अन्य उदाहरण हैं। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक बेहिसाब खर्च होता है। अध्याय 3 में आपको संक्षारण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। 1.3.2 विकृत गंधिता। वसा युक्त अथवा तेली खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रह जाती है तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है? उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्रायः तेली तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके? आपने क्या सीखा? एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक
उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। रासायनिक अभिकरण को संतुलित किया जाता है जिससे समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ही और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो। समीकरण का संतुलित होना आवश्यक है। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बना देता है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो विस्थापन अभिक्रिया होती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। विक्षेपण अभिक्रिया से अविलय लवण प्राप्त होता है। अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है। ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण का अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। अभ्यास। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बच्चों सामूहिक क्रियाकलाप। निम्नलिखित क्रियाकलाप कीजिए। बच्चों ये आपको स्वयं करना है। थैंक यू बच्चों। ऐसी ही अच्छी और प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन सेंटर। ओके बाय बच्चों।